नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। तारादल हादसे पर विधानसभा में बोले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 1 लाख मुआवजे की घोषणा। कोलकाता हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी जताया दुख। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेजॉन सीईओ एडी जेंसी। साल 2026 से 2030 के बीच लगभग 48 अरब डॉलर निवेश की योजना की साझा। पीएम मोदी ने कहा युवाओं के लिए नए अवसर होंगे पैदा। संविधान हत्या दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपातकाल को भारत के इतिहास का बताया सबसे काला दौर। पीएम मोदी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। मिशन 2027 से पहले यूपी बीजेपी का संगठन में बड़ा बदलाव। पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री शामिल। संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने पर जोर। बैक टू बैक 2 विनाशकारी भूकंप से दहला वेनेजुएला। 32 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर जताया दुख। भारत ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का 17वां दिन। आज रावलकोट में जुटे 50,000 से ज्यादा लोग। कहा इलाके की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहा पाकिस्तान। पीओजेके के राजनीतिक भविष्य पर फिर से विचार करने की मांग की गई। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में माल परिवहन को बढ़ावा देने और भारतीय रेल को विभिन्न वस्तुओं के लिए पसंदीदा परिवहन माध्यम बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय रेल की मौजूदा वैगन डिजाइन नीति में व्यापक सुधार का निर्णय लिया गया। रेल मंत्री ने अगले 15 दिनों के भीतर नई वैगन डिजाइन नीति जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू, आरडीएसओ के महानिदेशक और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस निर्णय के तहत अगले पखवाड़े के भीतर एक नई उद्योग अनुकूल वैगन डिजाइन नीति तैयार की जाएगी, जिससे विभिन्न वस्तुओं की जरूरतों के अनुरूप विशेषीकृत वैगनों का विकास संभव हो सकेगा। प्रस्तावित नीति के अनुसार उद्योग अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप वैगन के डिजाइन तैयार कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर स्टील कॉइल्स जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए विशेष बाइंडिंग और लोडिंग अनलोडिंग व्यवस्था वाले वैगन की जरूरत होती है। नई व्यवस्था उद्योगों को ऐसे बदलावों की सुविधा देगी, जबकि सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जिम्मेदारी आरडीएसओ और सीसीआरएस के पास रहेगी। रेलवे का मानना है कि इस सुधार से वैगन विकास में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नए उद्योग रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे और वस्तु विशिष्ट परिवहन समाधान उपलब्ध होने से माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ेगी। साथ ही ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और दक्ष लॉजिस्टिक्स सेवाएं मिल सकेंगी। इस दौरान रेल मंत्री ने बताया कि डिजाइन स्वीकृति और प्रोटोटाइप निर्माण के लिए निर्धारित कड़े मानदंड देश में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित वैगनों के निर्माण को सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेजॉन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा यह निवेश देश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, एनडीजीसी के साथ बेहद सार्थक मुलाकात हुई। मैं भारत में अमेजॉन के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करता हूं। ये निवेश हमारे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करेगा। साथ ही ये भारत में निवेश करने के प्रति दुनिया भर में बढ़ती रुचि और विश्वास को भी दर्शाता है। इससे पहले अमेजॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनडीजेसी ने आज नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। एनडीजेसी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेजॉन विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है और भारत की विकास यात्रा में दीर्घकालिक भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीजेसी ने वर्ष 2026 से 2030 के बीच भारत में 48 अरब डॉलर निवेश की अमेजॉन की योजना की जानकारी दी। इसमें वर्ष 2030 तक देश में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 13 अरब डॉलर का निवेश भी शामिल है। कंपनी ने 2030 तक 38 लाख से अधिक रोजगारों को सहयोग देने, 1.5 करोड़ छोटे कारोबारियों तक एआई के लाभ पहुंचाने और 40 लाख सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को एआई आधारित अवसरों से जोड़ने का भी संकल्प जताया।
Prime Minister's vision over the last 12 years is just remarkable, and you can see it in the development of the country and how important the country is in almost every aspect around the world. And when I have the good fortune to spend time with him, he has so many ideas for how to continue to make the country better on every dimension that it's very noteworthy, it's very remarkable, and it's impressive. We've invested $40 billion in India since the year 2010. And then at the end of last year, we announced that we were going to invest another $35 billion in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion of investment between 2026 and 2030. केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2024 के तहत क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है। इन सुधारों का उद्देश्य नियमों के अनुपालन का बोझ कम करना, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना और भरोसे पर आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करना है। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2026 23 मंत्रालय और विभागों द्वारा संचालित 79 केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधानों को तर्क संगत बनाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 5 अधिनियमों के 35 प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि छोटी मोटी प्रक्रियात्मक कमियों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके और नागरिकों पर केंद्रित रेगुलेटरी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य संस्थानों के लिए नियमों का पालन आसान होगा, अनावश्यक कानूनी विवाद कम होंगे और मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित रहेगी। साथ ही प्रक्रियात्मक कमियों के लिए आपराधिक दंड की जगह एक निष्पक्ष और संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था लाकर इन सुधारों का मकसद हेल्थ केयर सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत अधिसूचित संशोधन इस व्यापक सुधार पहल का हिस्सा है। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत का टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा 28 जून 2026 से बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत 5 वीज़ा सेंटरों से टूरिस्ट वीज़ा के लिए आवेदन फिर से शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ऑपरेशन को दूसरे शहरों में भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वीज़ा के लिए अर्जेंट और मानवीय आधार पर पहले से ही मेडिकल वीज़ा जारी किए जा रहे हैं और आगे भी जारी होते रहेंगे। दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपने के बाद वीज़ा कामकाज का जायजा लेने के लिए यमुना फ्यूचर पार्क स्थित इंडियन वीज़ा सेंटर का दौरा किया। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक इससे दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा। I am very happy to announce that we are resuming our normal visa applications for tourist visas, which can be submitted from 28th of June 2026. We will continue to facilitate medical visas in urgent cases on humanitarian consideration and grounds. Visa application continues to be issued through the 5 visa center. Equally, it is from 5. We will further scale up our operation on other cities gradually. We hope that this will further strengthen the people-to-people ties between our two sovereign nations. कोलकाता के तारातला बिल्डिंग हादसे पर विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने राहत बचाव अभियान, मुआवजे और शुरुआती जांच रिपोर्ट का ब्यौरा देते हुए हादसे के लिए कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों और पूर्व की टीएमसी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सवाल किया कि उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल को इस स्थिति में क्यों और कैसे पहुंचने दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे के महज 30 मिनट के भीतर पुलिस, सिविल डिफेंस, सेना और एनडीआरएफ ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया था। अब तक मलबे से 29 लोगों को निकालकर
SSKM अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 20 लोगों का इलाज चल रहा है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि कोलकाता नगर निगम की प्रारंभिक जांच में 3 इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि भवन का नक्शा 17 जनवरी 2026 को मंजूर किया गया था और इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सुपरवाइजर असगर की तलाश जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बचाव अभियान के दौरान सेना के 215 जवान आधुनिक उपकरणों के साथ जुटे रहे और उनकी मदद से 20 लोगों को जीवित बाहर निकाला जा सका। আমরা এটা নিয়ে রাজনীতি করব না, কিন্তু কি করেছেন আপনারা? একটাকেও তো ছাড়ার কোনো সিন নেই। আপনার প্রাক্তন মেয়রের সই আছে এতে, কাউকে ছাড়া হবে না। আপনার ইঞ্জিনিয়ার যাদের নাম আছে, it is found that Sri Aminur Sheikh, Sub Assistant Engineer, Sri Nirmalendu Sardar, Assistant Engineer, Sri Ranjan Das, Executive Engineer, has not discharged their duties and responsibilities in respect of the instead premises. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, कोलकाता में एक गोदाम की छत गिरने से हुई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करती हूं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन में हजारों लोग रावलकोट के ईदगाह मैदान में इकट्ठा हुए, जो हाल के वर्षों में इस इलाके में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन पाबंदियों के बावजूद जारी है। अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने इलाके में पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना की और ज्यादा राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। अमान खान ने इलाके की चुनावी व्यवस्था की वैधता पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में जरूरी सामान की आवाजाही रोकने का आरोप लगाया। खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें ले जा रहे ट्रक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले एंट्री पॉइंट्स पर कई दिनों से रुके हुए हैं। प्रदर्शन के आयोजकों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोपी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। रिटायर हो चुके सैनिकों को पेंशन से जुड़े नुकसान का डर दिखाया गया। स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रानिमा शज़मा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लोग परेशान हैं। पाकिस्तान इस इलाके की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहा है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर फिर से विचार करने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। केई पान्योर जिले के निपको कॉलोनी याजाली में बुधवार सुबह हुई इस घटना में अब तक एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तेज बहाव और मलबे के कारण राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। राहत कार्य में भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। प्रतिकूल मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना ने पीटापुल क्षेत्र में राहत अभियान के तहत एक हेलीकॉप्टर तैनात किया, जिसके जरिए 350 किलोग्राम राहत सामग्री, एक बचाव नौका और एनडीआरएफ के जवानों को प्रभावित इलाके तक पहुंचाया गया। अब तक 40 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि कई वाहन बह गए हैं। अचानक आई इस आपदा से इलाके में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और राहत कार्य तेजी से जारी है।
तो अरुणाचल में बाढ़ से भारी तबाही, तेज बहाव, मलबे से रेस्क्यू कार्य में भी बाधा आ रही है। एक की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। अरुणाचल में बादल फटा है और बादल फटने से कोहराम मच गया है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कंपनियां वहां तैनात हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पीटापुल इलाके में हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है और हवाई मार्ग से 350 किलो राहत सामग्री अब तक पहुंचाई जा चुकी है। बचाव नौका और जवान भी एयरलिफ्ट करके भेजे गए हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है। वहां पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 40 से ज़्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं और कई वाहन भी बह गए हैं। तेज़ बहाव से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की संयुक्त तैनाती वहां पर है। इलाके में जनजीवन इस आपदा से बुरी तरह से प्रभावित है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ का संकट गहरा दिया है। राज्य के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक धीमाजी, नलबाड़ी, कछार, डिब्रूगढ़, विश्वनाथ, लखीमपुर और बजाली समेत 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 11 राजस्व सर्किल के 102 गांव जलमग्न हो चुके हैं। अब तक करीब 14,000 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर राहत एवं बचाव शिविर लगाए गए हैं। शिविरों में लोगों के रहने के साथ ही खाने और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिसे देखते हुए प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि कठिन मौसम और परिस्थितियों और दुर्गम भूभाग के बावजूद भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के पीटापुल क्षेत्र में बाढ़ राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर मिशन के माध्यम से 350 किलोग्राम एनडीआरएफ राहत सामग्री, जिसमें एक रेस्क्यू बोट भी शामिल है, उसे प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाया गया। साथ ही एनडीआरएफ के जवानों को तैनात कर स्थानीय प्रशासन और बाढ़ प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द सहायता सुनिश्चित की गई। आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल हैंडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया कि हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्होंने कहा, सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनीतिक असहमति की हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया गया था। विचारकों, लेखकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया तथा उन पर अत्याचार किए गए। संविधान की खुलेआम अवहेलना की गई। पीएम ने लिखा, न्यायपालिका को राजनीतिक नियंत्रण में लाने के लिए कई नापाक प्रयास किए गए। मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया। जो लोग सत्ता के फरमान के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें चुप करा दिया गया या डरा कर खामोश कर दिया गया। हालांकि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर विचारधारा और हर वर्ग के लोग एकजुट हुए। उन्होंने कठिनाइयों और त्याग के बावजूद प्रतिरोध की मशाल को जलाए रखा। मुझे भी आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिला। आपातकाल के विरोध में उठे जन आंदोलन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जनशक्ति के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आपातकाल समाप्त किया गया और चुनाव कराने की घोषणा की गई। देश में 1975 में लागू किए गए इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों को इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों को याद करना चाहिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऑब्जर्वेशन था। ये जब वाकया हुआ
तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई, और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, यह सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। राहुल गांधी ने एमपी हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को लेकर दिए गए अपने बयान पर खेद जताया है। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था। कार्तिकेय सिंह ने आरोप को लेकर भोपाल की सांसद विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। अदालत ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किए थे। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया। बुधवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से पेश वकील ने अदालत के सामने लिखित रूप से खेद प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान के संबंध में नहीं था और यदि किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हुई है तो उस पर खेद व्यक्त किया जाता है। न्यायालय ने शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान से पूछा कि राहुल गांधी द्वारा व्यक्त किए गए खेद पर उनका क्या पक्ष है। अदालत ने उनसे लिखित प्रतिक्रिया मांगी है और इसके बाद मामले की आगे सुनवाई तय की। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन का बड़ा विस्तार करते हुए नई प्रदेश टीम की घोषणा की है। पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान करते हुए संगठन में कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, प्रियंका रावत, पूजा पाल, राजेश यादव और आलोक गुप्ता सहित कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सूची से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा ने संगठन में पिछड़े, दलित, महिला और युवा नेतृत्व को व्यापक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने 6 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा की है। पश्चिम क्षेत्र की कमान नवाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र की पूरनलाल लोधी, कानपुर क्षेत्र की रामकिशोर साहू, अवध क्षेत्र की अवधेश द्विवेदी, काशी क्षेत्र की अशोक चौरसिया तथा गोरखपुर क्षेत्र की विनोद राय को सौंपी गई है। इसके अलावा विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों का भी ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि भाजपा का ये बदलाव आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।